जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आपके पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश पार्ट 1। दो पार्ट में इसका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम कब है? तो 15 अप्रैल 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। इस क्लास में क्या है गुरुजी, तो पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ आपको मिलेगा। और ये जो क्लास है वो किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बीयू झांसी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बच्चे, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज है सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे जहां पर आपके एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर जो क्वेश्चन पेपर है 2025 वाला उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं, क्वेश्चन को आप लिख करके लाएं। तो जैसा आप लोगों का डिमांड था मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूं, ठीक है। सारे इसमें क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं 2025 वाले। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा जैसे आप लोगों का डिमांड था, ठीक है ना। ECO 308 आपका पेपर कोड है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। 6 सेमेस्टर है इकोनॉमिक्स, पेपर का नाम भी देख लेंगे। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, ठीक है। चले पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था है एक। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यह एक ऐसी प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है और सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर है यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है ना। जहां आपकी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर के काम करती हैं तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराब, ठीक है, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। लास्ट में मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, आप लोग सुन करके जाइएगा, ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लागू किया गया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में चली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चली थी। ये किस मॉडल पर आधारित है? हैराड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य फोकस क्या था? पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास और देश की आधारभूत संरचना जैसे सिंचाई, बिजली है, परिवहन है, इसमें निवेश करना था। यह योजना बेहद सफल रही। 2.1% के साथ लक्ष्य के मुकाबले 3.6% की विकास दर हासिल की थी इसने। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने लक्ष्य के मुकाबले कितने प्रतिशत वृद्धि हासिल की थी? 3.6%। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपके एग्जाम में पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू विकास दर पद किससे संबंधित है? हिंदू विकास दर पद यह संबंधित है धीमी आर्थिक समृद्धि से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन करके देखें। हिंदू विकास दर शब्द को 1978 में अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट जो थे प्रोफेसर राजकृष्ण, इन्होंने गढ़ा था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू विकास दर शब्द को किसने गढ़ा था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने गढ़ा था। कब? 1978 में, ठीक है। यह 1950 से 1980 के दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि जो हिंदू विकास दर है, ये 1950-1980 के दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि लगभग 3.5 से लेकर के 4% वार्षिक
को दर्शाता है, 3.5 से 4%। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है कौन? गोस्वामी समिति जो है आपका औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं बताऊंगा कि रंगरंजन समिति क्या है। ठीक है, रंगराजन समिति क्या है, गोस्वामी समिति, चलैया समिति, दांतेवाला समिति, इन सभी के बारे में बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए गोस्वामी समिति 1993 में आई थी। ठीक है ना, डॉक्टर ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित हुई थी ओंकार समिति, गोस्वामी समिति 1993 में। ठीक है, यह समिति औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस और कंपनियों के पुनर्गठन से संबंधित थी। इसने रुग्ण इकाइयों की जल्दी पहचान और पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। रंगराजन समिति के बारे में पूछता है तो 2012 में आई थी। यह गरीबी के आकलन से संबंधित थी। रंगराजन समिति आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि रंगराजन समिति का उद्देश्य क्या था या फिर यह किस लिए भारत में आई थी। रंगराजन समिति का गठित किस लिए किया गया था? तो गरीबी का आकलन करने के लिए भारत में इसको गठित किया गया था। चलैया समिति क्या है? तो चलैया समिति 1991 से 1993 के बीच रही। जो चलैया समिति है यह क्यों इसको गठित किया गया था? तो यह कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म से संबंधित थी चलैया समिति। ठीक है ना। दांतेवाला समिति ये 1979 में आई थी। यह बेरोजगारी का अनुमान लगाने से संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकरण के महत्व से संबंधित है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित कौन है? तो देखें उत्पादकता में वृद्धि होगा, बिल्कुल। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी, तीव्र आर्थिक समृद्धि होगी, ये सभी होंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो जो बोकारो इस्पात कारखाना है, ठीक है ना, बोकारो स्टील जो बोकारो इस्पात कारखाना है ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। स्थापित कब किया गया था और किसके माध्यम से स्थापित किया गया था? भिलाई, राउरकेला, इन सब के बारे में बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास, बाबू लाइक जरूर करते चलेंगे। ठीक है, देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1961 से 1966 तक। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। यह कारखाना झारखंड यानी वर्तमान समय में बिहार में स्थित है। ठीक है, अच्छा द्वितीय पंचवर्षीय योजना ध्यान देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है, इस योजना के दौरान भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था और 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन कौन? भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई थी। दूसरा है राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में स्थापित हुई थी। और तीसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, यह ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए 7वां पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो आपको याद नहीं है। पंचवर्षीय योजना निकालने का ट्रिक क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना 1961 तक। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी आई थी 1951 में। ठीक है ना, 51 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1956। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। अब 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 6 5 11 हो गया यानी 1। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 5 1 6, 1961। ठीक है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 1 6 होगा, ये भी 6 होगा। ठीक है ना, 1961 ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 1951 से 1951 में ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 में थी। यहाँ पर इसी तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है ना, और भूल जाइएगा अगर आप तो इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजनाओं को 5 5 जोड़ते चले जाइएगा। आपके जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं थी 12 या फिर 13 थी लगभग, तो सारे पंचवर्षीय योजनाओं का जो है डेट आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और भी कुछ पूछना है हमसे तो आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ठीक है ना, ताकि मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ।
7 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में, ठीक है, सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है, तो विनिर्माण का है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखें औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी आईआईपी में सर्वाधिक हिस्सा निर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज़्यादा आपका 2011-12 डेटा के अनुसार मिनी निर्माण में 77.63% था सबसे अधिक। खनन यानी माइनिंग में 14.37% और इलेक्ट्रिसिटी में 7.99%, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर भारत में पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन है, और पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। तो इसमें भारत में पूछा है तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए की पॉइंट देखते चलेंगे। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में 1960 के दशक में उच्च उपज वाली किस्मों विशेषकर गेहूं और चावल के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। वर्गीज कुरियन कौन थे सर जी, तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी कृषि पद्धति टिकाऊ कृषि में सहायक है। तो जो जैविक खेती होती है ये जो है आपके कृषि में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टिकाऊ कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक खाद जैसे केंचुआ खाद, गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया, यानी योजना आयोग की जगह कौन सा संगठन लाया गया। प्रतिस्थापित मतलब इसको हटा करके इसके जगह किसी और को बिठाना। तो योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, ठीक है। योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया गया था। कब लाया गया था ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे। प्रतिस्थापना देखेंगे तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका फुल फॉर्म पूछता है तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अध्यक्ष ध्यान रखेंगे, योजना आयोग की तरह नीति आयोग के भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान केंद्रित किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 13 नंबर पूछा गया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर पूछा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी। सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। देखें भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह योजना DR गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। इस अवधि में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। हरित क्रांति भी इसी समय आई थी और अन्य चीज़ें भी हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है और इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है।
देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है ना, इसमें प्रमुख रूप से सुधार किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से थी, 1992 से 1997। इसके दौरान भारत ने LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आर्थिक सुधारों को पूरी तरह से अपनाया। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने में कौन सी नीति सहायक है। तो इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे ज़्यादा सहायक होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU में विनिवेश एक रणनीति है। विनिवेश का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ तो आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। विनिवेश का मतलब होता है जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे PSU में अपनी हिस्सेदारी यानी जो शेयर है निजी क्षेत्र या जनता को बेचती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संसाधन जुटाना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर पूछा गया है, भारत में समावेशी वृद्धि की प्राप्ति के समक्ष चुनौती है। कौन सा चुनौती है भैया, कृषि का पिछड़ापन, क्षेत्रीय विषमता, व्याप्त निर्धनता, ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। तो केरल का है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। बिहार राज्य में है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, सतत कृषि विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सतत कृषि विकास में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है, जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर पूछा गया है, एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो वर्ष 1970 में यह लागू किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। इससे संबंधित आपको याद रखना है, पारित भी हुआ था और लागू, पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट 1969 भारत में 1 जून 1970 से इफेक्टिव यानी लागू किया गया। पारित कब हुआ था, तो यह अधिनियम संसद में 18 दिसंबर 1969 को पारित हुआ था और 27 दिसंबर 1969 को इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। लागू हुआ था यह 1 जून 1970 से पूरे देश में, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी कब से, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है ना, तो ये प्रारंभ हुई थी 1951 से। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से प्रारंभ हुई। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखें, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। इस योजना का मुख्य फोकस कृषि विकास पर था और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ था। आपके एग्जाम में पूछता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। ठीक है ना, और लेकिन योजना आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1951 से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग आया था, ये भी आपको याद रखना है, ऊपर आपको पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। लिंगानुपात मतलब प्रति पुरुषों पर प्रति स्त्री। ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर, ठीक है, कितनी महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र का विकास पर आधारित थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। देखें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। मुख्य रूप से महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था, देश का तीव्र औद्योगिकरण करना।
उद्देश्य इस योजना का मुख्य केंद्र भारी और बुनियादी उद्योगों जैसे लोहा इस्पात का विकास करना था। ठीक है, यह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह योजना प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, उसी को महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? तो इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। प्राथमिक क्षेत्र का विकास, तो ध्यान रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य था, जिसमें कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर सबसे अधिक जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, गरीबी उन्मूलन क्या है? तो गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, मानव विकास, मानव संसाधन विकास, तो मानव संसाधन विकास को आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। 5-5 साल जोड़ते चले जाइएगा, अगर पूछेगा किसी भी मतलब 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना तो आपका वो निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पंचवर्षीय योजना का डेट आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत में कृषि मजदूरों को सामने चुनौती है रोजगार के अवसरों की कमी है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? नगदी फसल किसे कहते हैं? जिसे बेच करके हमें पैसा मिलता है उसे नगदी फसल कहा जाता है। तो गन्ना क्या है? इसे हम चीनी मिल में ले जाकर बेचते हैं, इसे उगा करके, तो इससे हमें जिससे इनकम हो, ठीक है ना, जिससे इनकम हो वो नगदी फसल होता है। नगदी फसल के अंतर्गत जैसे कपास आता है, जूट आता है, तंबाकू आता है, तिलहन, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? तो ये सारी चीज़ें आपकी नगदी फसल है। गेहूं और चावल आपकी खाद्य फसल हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। आप पढ़े भी होंगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बाकी मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। नीली क्रांति संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1969 में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कुल इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर पूछा गया है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक का पहले क्या नाम था, बाद में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो पहले इसका राष्ट्रीयकरण, तो ध्यान रखिएगा 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक सेकेंड, चलिए देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इस दिन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसे बदल के भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भूदान आंदोलन, इसके जनक हैं आचार्य विनोबा भावे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भूदान आंदोलन की स्थापना कब करी थी इन्होंने और कहाँ करी थी, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूदान आंदोलन के जनक आचार्य विनोबा भावे हैं। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव से इस स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था गेहूं को, गेहूं की फसल को हुआ था। ए ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर है, वर्तमान में भारत की साक्षरता दर कितनी है? प्रेजेंट टाइम में जो है अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 72.4% है। डी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, ये डेटा चेंज भी हो सकता है, एक्यूरेट नहीं होगा, तो इंटरनेट पर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्या है, देखें, प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो पूर्णतया सरकारी क्षेत्र निर्धारित किया गया था उसमें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सम्मिलित नहीं था? तो इसमें वायुयान निर्माण सम्मिलित नहीं था, बाकी रेल यातायात, स्वामित्व एवं प्रबंध संबंधित था, परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण संबंधित थे, शस्त्र निर्माण एवं युद्ध सामग्री भी संबंधित है, वायुयान निर्माण संबंधित इसमें नहीं था। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है द्वितीय औद्योगिक नीति के शेड्यूल ए में कुल कितने उद्योगों को सम्मिलित किया गया था? कुल इसमें 17 उद्योगों को सम्मिलित किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है, वर्तमान में भारत के लघु उद्योग में कुल प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा कितनी है? तो 25 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ तक। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है ना। चलिए, ये डेटा चेंज भी हो सकते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, सर दर साल ये चेंज भी होता रहता है। देखें, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव कब तैयार किया गया था? बॉम्बे प्रस्ताव तैयार किया गया था 1944 में। 37 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव सन 1944 में तैयार किया गया था। यह भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों जैसे JRD टाटा, GD बिरला द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए तैयार किया गया एक संयुक्त प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, 1951 में आया था। ठीक है ना, 1951 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1956। ठीक है ना, 1956 ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और फिर इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1961। तो 1961 क्या है? तीसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी तरीके से आपको पंचवर्षीय योजनाएं निकाल लेनी है। प्रश्न नंबर 39 है, विदेशी मुद्रा प्रबंध, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा भारत में कब लागू किया गया? तो यह भारत में सन 2000 से लागू किया गया था। बी ऑप्शन राइट है 39 का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखें, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 भारत में 1 जून सन 2000 से लागू किया गया था। इस अधिनियम ने ये पुराना वाला है, विदेशी मुद्रा अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA का स्थान लिया था, जिसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को सुविधाजनक बनाना, उसे व्यवस्थित करना था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा जाता है? सेवा क्षेत्र को, तो इसको तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है। सेवा क्षेत्र को सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग की पॉइंट देख लेंगे। तृतीयक क्षेत्र यह क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण जैसे परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मनोरंजन, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी? तो 7.1%। देखिए, ये चेंज भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है, या फिर 7 से कम भी हो सकता है। ठीक है ना, ये डेटा अनुमानित एक्यूरेट नहीं हो पाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र के योगदान में निरंतर कमी आ रही है? तो निरंतर प्राथमिक क्षेत्र में कमी आ रही है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट दिया गया था कृषि मूल्य आयोग का। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखें, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि तकनीकी परिवर्तन का अंग नहीं है? तो देखें, जोतों की चकबंदी ये कृषि तकनीकी परिवर्तन का अंग नहीं है, बाकी उन्नत बीज है, कृषि यंत्रीकरण है, रासायनिक खाद है, ये सभी क्या है? कृषि तकनीकी परिवर्तन के अंग हैं। जोतों की चकबंदी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर पूछा गया है, न्यूनतम समर्थित मूल्य व वसूली मूल्य का निर्धारण करता है, कौन करता है? कृषि मूल्य आयोग करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 46 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कृषि जोतों का औसत आकार है कितना? 1.08 हेक्टेयर है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के श्रम रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है कितना? 46.5%। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है भारत में कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्या है। कृषि श्रमिक जो हैं इनकी प्रमुख समस्या है संगठन का अभाव है, निम्न जीवन स्तर है, मौसमी रोजगार है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में भारत का विश्व में स्थान है। जूट से बनी वस्तुओं का भारत में जो निर्यात है वो दूसरे स्थान पर आता है, जो बांग्लादेश है ये पहले स्थान पर आता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कच्चे माल में ये भारत पहले स्थान पर आता है। देखिए जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट में भारत का जो स्थान है विश्व में वो दूसरा है, लेकिन भारत कच्चे जूट, जो कच्चा जूट पूछेगा तो भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, कच्चे जूट और जूट के उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक पहला स्थान भारत का है, लेकिन निर्यात यानी एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। यानी भारत ज़्यादा नहीं भेज पाता है और बांग्लादेश हमसे ज़्यादा भेज लेता है जूट, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत ही करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संघ सबसे पुराना है। श्रम संघ सबसे पुराना कौन सा है, तो इसमें देखें पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। हिंद मजदूर सभा, ठीक है ना, ठीक है, हिंद मजदूर सभा है, इंटक है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, भारतीय मजदूर संघ है। इन सब के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक सबसे पुराना तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर आपका आंसर एकदम आसानी से मिल जाएगा। देखिए भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा श्रम संघ, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, AITUC, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ठीक है ना। जो इंटक है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ईयर याद रखिएगा, ठीक है, ईयर के वजह से ही आपके अभी जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। हिंद मजदूर सभा, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, UTUC, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। जो भारतीय मजदूर संघ है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। दत्तोपंत ठेगड़ी के द्वारा की गई थी भारतीय मजदूर संघ की स्थापना। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन था, 1920 वाला, ऑप्शन में दिया ही नहीं है 1920, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सर जी, तो इंटक दिया है, क्योंकि इंटक 1947 में इसकी स्थापना करी गई थी। बाकी बाद में आया था, जैसे हिंदू मजदूर सभा 1948 में आई थी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1949 में आया था, और जो भारतीय मजदूर संघ है ये 1955 में आया था। 1920 वाला नहीं है, तो 1947 वाला हमारा पहले आया था, तो वही आपका ऑप्शन में राइट होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2024 वाला। चले यहाँ आपका 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीज़ें आपके वही हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो पाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है ये भी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था है, ये भी आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो जो मछली पालन है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में क्या स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, विश्व के कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग भारतवर्ष में निवास करती है। तो 17.76% विश्व का कुल जनसंख्या भारत में निवास करती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें और इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा वाला कि कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो मछली पालन। इसमें जो जल आपूर्ति है, वित्तीय सेवाएं और लोक प्रशासन है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है ना। देखिए
अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह है जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उत्पादन करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन आदि शामिल होते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मछली पालन भी एक प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है, गतिविधि है, इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी जल आपूर्ति आप देखेंगे, ठीक है। जल आपूर्ति यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है क्योंकि यह एक सेवा है। वित्तीय सेवाएं यह भी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है क्योंकि यह भी एक सेवा है, जैसे मैंने उस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको पढ़ाया था। लोक प्रशासन यह भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा क्योंकि यह भी एक क्या है, सेवा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र की भारत से स्थलीय सीमा नहीं लगती है, स्थलीय सीमा नहीं मिलती है। तो स्थलीय सीमा इसमें देखें, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन तीनों देशों का भारत से स्थलीय सीमा मिलती है, श्रीलंका से नहीं मिलती है। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत से जलीय सीमा साझा नहीं करता। जलीय सीमा साझा नहीं करता है भूटान, क्योंकि मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार ये भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं, भूटान नहीं करता है। स्थलीय सीमा साझा करता है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, वर्ष 1948-49 में भारत का कुल राष्ट्रीय आय कितना था। तो 8,710 करोड़, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो अनुकूलतम जो जनसंख्या होती है, ठीक है, ये आपका क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। बाकी कौन विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है, पूंजी का अभाव होता है, बेरोजगारी और तकनीकी पिछड़ापन, ये सभी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता से संबंधित हैं। और जो संबंधित नहीं है वो क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या। यहाँ देखेंगे, भारत निम्नलिखित देश के साथ जलीय सीमा साझा करता है, जैसे मालदीव अरब सागर में जलीय सीमा साझा करता है, श्रीलंका हिंद महासागर में जलीय सीमा साझा करता है, जो म्यांमार है ये पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी पर जलीय सीमा साझा करता है। जो भूटान है ये क्या है, लैंडलॉर्ड है, यानी ये स्थल सीमा स्थल से भारत से जो है भूटान आपका स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है ना। चले, जलीय सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ की गई थी। 1951 से प्रारंभ की गई थी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक गरीबी का अनुपात बिहार में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साक्षरता का दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर सबसे अधिक केरला में है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी केरल प्रदेश में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है, इसमें कुछ छूटा भी नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2022-23 के मध्य भारत में कुल कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो 24.82 करोड़ निकले हैं, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। हमारे देश में कुल आपके जितने राज्य हैं उन राज्यों में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक जो है पश्चिम बंगाल है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के नाम से किसे जाना जाता है, जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इसमें कुछ की पॉइंट है, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ। अच्छा चले 16 नंबर देख लीजिए, फिर देखा जाएगा, ठीक है। भारत में
इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की भारत में? वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत की थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चलिए अब जो की पॉइंट है उसे मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए भारत में अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1773 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, निर्धारित अवधि में लगातार परिवर्तन होता रहा है और कोई निश्चित राजस्व सृजन नहीं होता, ये नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पूछा गया है कि भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अच्छा इसमें की पॉइंट है क्या? चलिए की पॉइंट पहले मैं पढ़ा देता हूँ। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है ना। अच्छा, इसे कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी प्रांतों में लागू किया गया था। इसे अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। जमींदारों को भूमि के स्वामी यानी मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। और आगे आपको इसमें याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे 1805 से। ठीक है, 1805 में गवर्नर जनरल थे ये। उन्होंने हिंदुओं के लिए बनारस में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जो अब बनारस में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। देखिए उन्होंने दो बार गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था भारत में। पहला कार्यकाल 1786 से 93 था और दूसरा कार्यकाल जुलाई 1805 से अक्टूबर 1805 तक था। ठीक है ना, ज़्यादा दिन तक नहीं था दूसरा वाला कार्यकाल इनका। चले 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर है, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व का यहाँ पर पूछा है तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर यहीं पूछा होता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन होते। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल व गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रयोग में लाए गए? तो HYV सीड लाया गया था। ठीक है ना, HYV। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, पूछा गया है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1968 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, भारत में हरित क्रांति का लाभ सीमित था, चावल और मक्का सीमित था, गेहूं और चावल, जौ और ज्वार या फिर सरसों या मूंग? बताइए। बिल्कुल, देखिए गेहूं और चावल, ठीक है, ये सीमित था। भारत में हरित क्रांति का लाभ जो है सीमित था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23 नंबर, भारत के कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब से प्रारंभ की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2010-11 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत कृषि अवधारणा का प्रारंभ कब से माना जाता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बीन स्टार्ट। ठीक है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अवधारणा का प्रारंभ कब से माना जाता है भारत में? सॉरी फॉर दिस, तो 1977 से माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, चलिए अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति का लाभ सीमित था गेहूं और चावल का, तो इसका जो की पॉइंट है इसे भी पढ़ लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य लाभ गेहूं और चावल की फसलों तक सीमित था। ठीक है, देखिए हरित क्रांति 1960 के दशक के दौरान उच्च उपज वाली किस्में HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर केंद्रित था। ठीक है, इन फसलों को सरकारी समर्थन, बेहतर बीज और अनुसंधान का लाभ मिला, जबकि अन्य फसलों जैसे चना, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि इससे वंचित रही। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। इसको एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि में तकनीकी परिवर्तन का अंग नहीं है। तो जोतों की चकबंदी, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं 2 साल लगातार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सतत कृषि विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जैविक उर्वरक का। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ये सारे क्वेश्चन आपके दोहराए गए हैं, ठीक है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु अधिनियम उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 1951 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये वाला आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, भारत में जमींदारी प्रथा वाला। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए अधिनियम 1950 में, अधिनियम जो है 1950 में पारित हुआ था। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था तथा जमींदारों के सभी अधिकार और भूमि राज्य सरकार में निहित हो गए थे, ठीक है। जमींदारी प्रथा यानी समाप्त हुई थी। ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया। जैसे ऊपर आपको मैंने पढ़ाया, निहित होने की तिथि से सभी बिचौलियों के सभी शीर्षक अधिकारी और हितों को समाप्त कर दिया गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर हिंदी वाला गायब हो गया है, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ मैनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैव बीन अनाउंसड सो फार इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई थी। तो इसमें की गई थी 6 नीतियों की घोषणा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 30 नंबर है कि भारत सरकार के प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे। भारत सरकार के प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 31 नंबर पूछा गया है, प्रथम औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अर्ध सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। अर्ध सरकारी पूछा है तो देखिए शस्त्र निर्माण एवं युद्ध सामग्री, ये सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। परमाणु शक्ति के उत्पादन एवं नियंत्रण भी जो है सरकारी क्षेत्र के लिए आपका आरक्षित किया गया था। रेल यातायात के स्वामित्व एवं प्रबंधन भी आपका सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन पूछा है अर्ध सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, तो वायुयान निर्माण आपका अर्ध सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो पढ़े आप लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। 1947 से 1950 तक इनका कार्यकाल रहा। उनकी याद में 1969 में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलीफोन और बेतार यंत्रों के निर्माण को प्रथम औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। तो यह पूर्णतः सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वें औद्योगिक नीति लागू करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 6 औद्योगिक नीति लागू करने के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया। तो भारत में यह वर्ष 1970 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर है, एलपीजी आधारित औद्योगिक नीति से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। और एलपीजी से संबंधित मैंने आपको अच्छे से इसे बता दिया है, ठीक है ना। कौन सा संबंधित है, तो 1991। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का।
देखिए यहाँ पर 6वीं औद्योगिक नीति लागू करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। यह नीति 1991 में लागू की गई थी और इसे आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस नीति के तहत कई उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था और अर्थव्यवस्था में उदारता लाई गई थी। MRTP अधिनियम ये कहाँ पर दिया हुआ है? ठीक है ना, MRTP अधिनियम ये वाला है। ठीक है, ये वाला है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम। इसको मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है उस वाले क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई आर्थिक नीति को लेकर कौन सा कथन सही नहीं है? तो नई आर्थिक नीति ने देश में निजीकरण शुरू करने में मदद की है। तो क्या कथन सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही है। ठीक है, बाकी देखेंगे क्या कह रहा है। नई आर्थिक नीति ने देश में उदारीकरण शुरू करने में मदद की, ये भी आपका कथन सही है। नई आर्थिक नीति ने देश में शहरीकरण शुरू करने में मदद की, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है जब किसी सार्वजनिक उद्योग की पूंजी को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित किया जाता है तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है? इस प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर पूछा गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 देखें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर है भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर पूछा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी 31 मार्च 2017 को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है अब तक कुल कितनी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की जा चुकी हैं? तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की जा चुकी हैं। तो 43 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के मसौदे में समावेशी विकास की बात कही गई थी? तो यह इसमें कही गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित अधिनियम में से किसके अंतर्गत भारत में श्रमिक संघों का पंजीकरण किया जाता है? तो यह किया जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर आधारित थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था? तो भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट मॉडल पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किसने तैयार किया था? इससे पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो जाए और मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था डीपी घर ने।
ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। देखिए आपके सीनियर ने क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेजा तभी आपको ये प्रोवाइड हुआ है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।